हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग देखते हैं। अ टाउन हैज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 25,000, out of which 13,000 read the Hindustan Times, 10,500 read the Hindustan Times, 10,500 read the Indian Express, and 2,500 people read both the papers. So what is the percentage of population who reads neither of these newspapers? तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में जनरली हम लोग वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये टोटल टाउन के लोगों का सेट है और इसमें से ये एक सेट है जो कि द हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ने वाले लोगों का सेट है। लेट अस कॉल इट एज ए। तो ए का मतलब क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों का सेट ए है, दे कम अंडर द सेट ए। और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोगों का सेट का नाम हम लोग बी मान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस जो लोग पढ़ते हैं वो सेट बी में लाई करते हैं। और हमको ये दिया गया है कि जो ए में लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल इन ए, वो है 13,000, है ना। और बी सेट में कितने हैं? 10,500। 2,500 लोग बोथ पेपर्स पढ़ते हैं। मतलब ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पर 2,500 है। ये 2,500 वो लोग हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स वाला पेपर भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस वाला पेपर भी पढ़ते हैं। तो 2,500 लोग यहाँ पे आ गए जो दोनों को पढ़ते हैं। 13,000 में से 2,500 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2,500 सब्ट्रैक्ट किया है हम लोगों ने, तो 10,500 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते हैं, राइट। और बी सेट में टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 10,500, जिसमें 2,500 दोनों काम करते हैं। तो अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ बचता है 8,000। यहाँ आप देख सकते हैं कि 8,000 में जब आप 2,500 को जोड़ेंगे तो फिर आपको 10,500 मिल जाएगा। और 10,500 में जब आप 2,500 को ऐड करेंगे तो आपको 13,000 एज मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे आ जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो कि 13,000 है, और 13,000 के अलावा 8,000। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये 21,000 हो गया, है ना। तो 21,000 लोग ए यूनियन बी में आते हैं, यानी कि यहाँ पर लाई करते हैं। तो अब बाकी जो बाहर का एरिया बचा उसमें टोटल आपको ध्यान रहे कि 25,000 लोग थे, तो 4,000 लोग यहाँ लाई करते होंगे। जो क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड नीदर ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स, तो उसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल 30 पीपल स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो इसका भी वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। पहली बात जो दी गई है वो है कि 50 पीपल का लोगों का ग्रुप है और 35 लोग हिंदी बोलते हैं, मान लेते हैं हिंदी को हम एच से डिनोट कर रहे हैं, और 25 पीपल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इंग्लिश का एक सेट है, और 25 लोग ऐसे हैं जो 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है ना। एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है जो दोनों में से कोई लैंग्वेज ना बोलता हो। मतलब यहाँ जीरो है, ई एच, या तो हिंदी बोलते होंगे या तो इंग्लिश, कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते ही होंगे। अब वो कह रहे हैं कि देन हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, ये वो पूछ रहे हैं। तो 25 लोग तो क्लियर ही हो गया कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि 35 लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी के अंदर 35 आना चाहिए टोटल। तो यहाँ अगर हम 10 लिख दें तो ये 35 हो जाता है, राइट। 35 लोग हिंदी बोलने वाले भी हो गए और टोटल लोग 50 हैं। तो अगर ये 35 है तो ये अगर 15 लिख दिया जाए तो टोटल 50 भी हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली हिंदी एंड नॉट इंग्लिश। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाई इनसाइड एच एंड डोंट लाई इनसाइड ई, है ना। एच बोलने वाले और ई को नहीं बोलने वाले, एच इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये आ जाएगा, ये वाला एरिया है। ये जो हिंदी वाले, ये वो लोग हैं जो हिंदी वाले हिंदी तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश वाले सेट से बाहर हैं, मतलब इंग्लिश ये लोग नहीं बोल पाते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी। और एच इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप बोल सकते हो कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, विच इज 35 माइनस 25। और इस तरीके से भी आप इसका आंसर 10 ला सकते हो। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बच्चों। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken maths but not bio. If each student has taken at least one of maths and biology, then find the number of students who have taken only biology. ये बोल रहा है। तो अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करा था, ऑलमोस्ट वैसे ही स्टार्ट करते हैं। दो तरह के सब्जेक्ट है हमारे पास, तो दो हमने सेट बना दिए हैं इसके अंदर। ये बोल रहा है एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, एक है बायोलॉजी। टोटल क्लास है 25 बच्चे हैं, टोटल यहाँ पे 25, ये चार जगह मिला के 25 होना चाहिए, 12 मैथ होना चाहिए। तो ये सर्कल के अंदर 12 लिखना है हम लोगों को। और 8 हैव टेकन मैथ बट नॉट बायो, मतलब 8 यहाँ पे आता होगा, जो मैथ तो लिए थे लेकिन बायो नहीं लिए थे। सॉरी, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं इसको। देखिए, तो मैथ और बायोलॉजी, तो इन्होंने फिर से क्या कहा कि क्लास में 55 बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन था तो इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथ बट नॉट बायो। तो 12 कहाँ आना चाहिए, 12 आना चाहिए इस सर्कल के अंदर, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, राइट। और ये कह रहे हैं कि 8 हैव टेकन मैथ बट नॉट बायो, मतलब 8 लोगों ने मैथ लिया है लेकिन बायो नहीं लिया। तो बायो के अंदर वो 8 लोग नहीं आते हैं, बायो से बाहर आते हैं, लेकिन मैथ के वो अंदर आते हैं क्योंकि मैथ उन्होंने लिया है। इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन एट लीस्ट वन ऑफ मैथ और बायो, ये बोल रहे कि अगर हर बच्चे ने मैथ और बायो में से कम एक सब्जेक्ट को चुना ही है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर 0 है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि मैथ बायो में से कुछ भी नहीं पढ़ता हो। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली बायो, राइट। तो 8 यहाँ पर हो गया बच्चों। 12 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है, इस बात को हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं करा है, तो यहाँ अगर हम 4 लिख देंगे तो 12 लोग मैथमेटिक्स वाले हो जाएंगे। और यहाँ 0 आ चुका है और टोटल स्टूडेंट्स से 25, तो अगर 12 ये है तो अगर 13 यहाँ लिख दिया जाए तो ये 25 भी हो जाता है। 25 वाला डेटा यूज हो गया, 12 वाला डेटा यूज हो गया, 8 वाला डेटा यूज हो गया, ये वाली बात भी यूज हो गई। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने फुली यूटिलाइज कर लिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली बायो। तो ओनली बायो वाला जो सेट है वो क्या है, ओनली बायो वाला बच्चों सेट ये रहा है ना, ये एरिया। इसे हम कहते हैं कि बायो तो लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं, 13। तो 13 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बायो तो लिया है लेकिन मैथ नहीं लिया है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 इन मैथ, 24 इन फिजिक्स, 19 इन केमिस्ट्री। तो हमें 3 तरह के सब्जेक्ट लग रहे हैं बच्चों। 3 सर्कल्स हम लोग बना लेते हैं, मैथ्स,
एक सर्कल तो बच्चों मैथ का हो जाएगा और फिजिक्स का एक हो जाएगा और एक केमिस्ट्री का हो जाएगा। 23 इन मैथ का मतलब बच्चों ये कि इस पूरे सर्कल को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 23 है। 23 को यहाँ भरना है, कहाँ पर क्या भरना है ये हमको देखना पड़ेगा अभी। फिजिक्स में 24 है और केमिस्ट्री में 19 है। 12 है मैथ एंड फिजिक्स में, तो मैथ एंड फिजिक्स, मैथ भी लिया हो जिसने फिजिक्स भी लिया हो, ऐसे लोग यहाँ पर लाई करते हैं और ये 12 है। 9 मैथ्स एंड केमिस्ट्री है, 7 है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 4, ये डेटा मुझे लगता है सबसे इजीली यूजफुल डेटा है कि 4 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि 4 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये 4 वो लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग, हाँ, तो ये 4 वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब ये 4 वो लोग हैं जो मैथ्स वाले सर्कल में भी होने चाहिए, फिजिक्स के अंदर भी इनको आना चाहिए और केमिस्ट्री के अंदर भी आना चाहिए। अब इससे पीछे जाते हैं तो ये कह रहे थे कि 7 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के अंदर भी आते हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं, ऐसे 7 लोग हैं। 4 लोग ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस खाली जगह पे 3 अगर लिख दें तो ये 7 वाला डेटा सही से इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। अब आता है 9 कह रहे हैं कि 9 ऐसे लोग हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। मैथ एंड केमिस्ट्री ये है जो मैथ्स के अंदर भी आता हो और केम के अंदर भी आता हो, और ऐसे 9 लोग हैं। तो एक मिनट जरा इसे हटा दिया जाए, हाँ। तो 9 कैसे होगा बच्चों, 4 ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हो गया है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दूं तो ये 9 वाला डेटा सही हो जाएगा और मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाली बात भी सही हो जाएगी। देख लीजिए अच्छे से आप लोग, 9 इन मैथ एंड केमिस्ट्री। इसके बाद 12 लोग ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, राइट। तो मैथ के अंदर भी उन 12 लोगों को रहना जरूरी है और फिजिक्स के अंदर भी उन 12 लोगों को रहना जरूरी है। अब मतलब ये वाला एरिया, अब यहाँ पे 4 लोग तो ऑलरेडी आप देख रहे हो, तो अब यहाँ पे अगर आप 8 लिख दो तो ये 12 हो जाता है और 12 वाला डेटा आपका यूज हो गया, है ना। अब वापस जाते हैं 19 इन केमिस्ट्री। 19 लोग हैं जो केम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री वाले सर्कल में 19 लिखना था हम लोगों को टोटल, इसीलिए हम तो 19 से शुरू नहीं कर पाए थे क्योंकि ये 4 जगह में 19 मिला के लिखना था। अब ये 5 + 4 9 और 9 3 12 हो गया है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं तो फिर ये 19 वाला डेटा यूजफुल हो जाता है, 19 वाला डेटा यूज हो गया। और 24 इन फिजिक्स करना है बच्चों, तो 8 और 4 12 और 12 और 3 15, 15 तो ऑलरेडी है। इसमें अगर मैं 9 यहाँ लिख दूं तो ये 24 लोग हो गए फिजिक्स के। देखो फिजिक्स के सर्कल के अंदर 24 लोग हो चुके हैं, 9 8 17 3 20 4 24। ऐसी केमिस्ट्री के अंदर 19 हो चुका है और 23 हमको मैथ में करना है, तो 8 और 4 12, 12 + 5 इज 17 और 17 को हमको 23 तक लेके जाना, तो इस खाली जगह पे 6 होना चाहिए, जिससे हमें ये समझ में आया। अब वो पूछ रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। हालांकि अगर हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि 55 स्टूडेंट्स टोटल थे, है ना, और मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैथ वाले 23 थे, 23 और 7 30, 30 और 3 33, 33 और 9 42 होता है बच्चों। 33 और 9 42 होता है, तो 42 से और कितने बचे 13। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो 13 आप आंसर बोल सकते थे। सवाल यहाँ पर ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट लिया हो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो अब हमको यहाँ पर एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो देखो ये जो 6 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये 6 मैथ के सर्कल में आते हैं, तो इसका मतलब ये लोग मैथ पढ़ते हैं या मैथ इन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है। लेकिन ये फिजिक्स वाले सर्कल से बाहर है तो फिजिक्स इन्होंने चूज नहीं करा है, केमिस्ट्री वाले सर्कल से बाहर है तो केमिस्ट्री इन्होंने चूज नहीं करा है। मतलब इन 6 लोगों ने 3 में से एक सब्जेक्ट चुना है जिसका नाम मैथ है। ये 9 लोग ऐसे हैं बच्चों जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स चुना है, मैथ और केमिस्ट्री नहीं चुना है, क्योंकि मैथ वाले सर्कल से लोग बाहर हैं, केम वाले सर्कल से लोग बाहर हैं। तो ये 9 लोग वो लोग हो गए जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 3 में से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ये लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। बट सवाल ये नहीं है कि
कितने लोग सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं या कितने लोग सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। सवाल ये है कि कितने लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो इसका आंसर बचा हो जाएगा 6 + 9 + 7, ये जो एरिया है। तो 6 + 9 होता है बच्चों 15, और 15 और 7 होता है 22। इस प्रकार से ये आंसर हमारा आ जाता है। ये एरिया वो रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे कितने वो उन बच्चों को ये रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट लिया है। यहां पर अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होता, अगर इन्होंने पूछा होता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट चुने हैं, तो वो आंसर भी हम लोग कर पाते। सब्जेक्ट्स, तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे कौन हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ग्रीन से मैं उनको मार्क कर देता हूं। ये आप एरिया देखिए, ये 8 बच्चे वो बच्चे हैं जो मैथ वाले सेट में भी लाई करते हैं और फिजिक्स वाले सेट में भी लाई करते हैं। यानी कि ये 8 बच्चे, थोड़ा ये मिसबिहेव कर रहा है, मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 ये लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये 3 बच्चे भी ऐसे ही हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन मैथ नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट अगर पूछा जाता तो आपका आंसर होता 8 + 3 + 5 बच्चों हो जाता आपका आंसर। 8 + 3 + 5 आपका आंसर हो जाता। और इस तरीके से अगर एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पूछा हो गया होता तो ये आंसर आप कर देते। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट को आपसे पूछा गया तो आप ये आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर आप बोल सकते हैं कि इन 13 के अलावा बाकी सारे कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। ये 13 वो है जिन्होंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में से कुछ भी नहीं लिया है। तो एमपीसी में से ये तो तीनों को नहीं पढ़ते ये लोग। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, कोई पूछ सकता था आपसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो आप बोल सकते थे 13। आपसे इसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस डायग्राम की मदद से हर एक उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने डेटा को देखा। पहले 55 कहाँ लिखना है हमको समझ में नहीं आ रहा था, 23 हमको समझ में नहीं आया, 24 हमें समझ में नहीं आया। पेशेंटली हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, आखिर में गए, ये हमें समझ में आया पहला डेटा जिसका हमको जगह बता था कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। और फिर वापस धीरे धीरे स्टेप्स को बैक ट्रेस करते करते हम लोगों ने पूरा वेन डायग्राम बना लिया और सारा डेटा यूज हो गया। इस प्रकार से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। और इस तरह की और स्ट्रेटेजी आगे चल के हम लोग देखते हैं, थोड़ा वैरायटी हम लाते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन 5 बच्चों की, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग 1 और मोर सब्जेक्ट्स, मैथ्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथ्स एंड फिजिक्स दिया है, डेटा आपका दिया है आपके सामने। फाइंड करना है स्टूडेंट्स हु हैव बीन ऑफर्ड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर भी लाइक पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे करा था वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं बच्चों। मैथ्स कितने बच्चों ने ऑप्ट किया है, 100 ने। फिजिक्स कितने ने ऑप्ट किया है, 70 ने। केमिस्ट्री कितने ने ऑप्ट किया है, 40 ने। मैथ्स एंड फिजिक्स 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बच्चों 18। तो 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ऑप्ट किया है, फिजिक्स भी ऑप्ट किया है, केमिस्ट्री भी ऑप्ट किया है। तो बच्चों ये 18 वाला डेटा यूज हो गया। वापस जाते हैं, 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑप्ट किया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को ऑप्ट किया है। ऐसे 23 बच्चे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों 5 लिख दूं तो 23 लोग यूज हो जाते हैं। ये 23 वाला डेटा यूजफुल हो गया हमारे लिए नाउ। अब 28 लोग ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री में लाने चाहिए, 28 लोग ऐसे हैं। तो मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 करना है बच्चों, यहाँ 10 कर दीजिए। और 30 क्या है, 30 है मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ एंड फिजिक्स में 30 करना है हमको, यहाँ पे 18 ऑलरेडी है। तो यहाँ अगर मैं 12 लिखता हूँ इस खाली स्पॉट में तो मैथ एंड फिजिक्स के अंदर बच्चों 30 हो जाता है। फिर केम में 40 करना है, 40 करना है। तो ये देख लीजिए आप, 10 + 18 28 हो गया, 28 + 5 33 हो गया। और टोटल हमको चाहिए केम के अंदर 40, तो यहाँ 7 लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर हमको चाहिए 70, तो 18 + 5 23, 18 + 20 18 + 12 30, 35
और 35 एक और कर दीजिए तो 70 हो जाता है आपका। और मैथ के अंदर 100 करना है, 30, 40 और 60 कर दें तो 100 हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर, अब अगर आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि टोटल 175 टोटल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू भी निकल आएगी 175 माइनस दिस। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि स्टूडेंट्स हु हैव बीन ऑफर्ड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स के केस में क्या आंसर होगा बच्चों? तो एग्जैक्टली ऐसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे फिर से हम लोग कर सकते हैं इसे। तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर ये डेटा है आपका। ट्वेल्व लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स लिया है लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया। देखो 12 ये जो है सी वाले सर्कल से बाहर है, तो केम नहीं लिया इन लोगों ने। इसी प्रकार से 10 वो लोग हैं जो मैथ लिया है, जिन्होंने ऑफर मैथ्स जिनको ऑफर हुआ है, ऑप्टेड हु हैव ऑप्टेड फॉर मैथ एंड केमिस्ट्री बट दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। एंड सिमिलरली बच्चों ये 10 देख लो आप कौन सा 10 है, ये वाला 10 और ये वाला 5 बच्चों भी जो है एग्जैक्टली 2 सेट्स के अंदर लाई करता है और तीसरे सेट से बाहर है। तो ये कितना आंसर होगा? 22 + 5 27। तो 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स जिनको ऑफर हुए हैं या ऑप्ट किए हैं लैंग्वेज। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने करना सीख लिया। 2 सेट वाले हमने कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ क्वेश्चन हमने 3 सेट वाले करे। अब हम आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन बच्चों। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1000 students in an election and reported that 720 liked Raghunandan and 450 liked Harsh. Let M and capital M be the least and the greatest number of people that must have liked both. What is the value of M minus M? तो ये तो इनइक्वालिटी जैसा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। शुरू करते हैं। वेन डायग्राम हमारा बन चुका है। ये मान लीजिए वो लोग हैं जो रघुनंदन को लाइक करते हैं, ये मान लीजिए वो लोग हैं जो हर्ष को लाइक करते हैं। 720 या रघुनंदन को लाइक करते हैं, यहाँ 720 लिखना है हमको दोनों मिला करके। और 450 लोग हर्ष को लाइक करते हैं, तो हर्ष को अंदर हमको 450 लिखना है। टोटल हमें 1000 चाहिए। और लेट स्टार्ट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x लोग हैं, क्योंकि अब पता नहीं हमें, तो मान लेते हैं कि x लोग ऐसे हैं जो कि रघुनंदन और हर्ष दोनों को लाइक करते हैं। तो 720 जो है माइनस x आ जाएगा यहाँ बच्चों, ताकि रघुनंदन को लाइक करने वाले टोटल लोग 720 हो सके। और 450 लाइक हर्ष, तो 450 माइनस x यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद 1000 लोग टोटल हैं, तो ये कितना हो गया देखें जरा हम लोग। ये हो चुका है 720 + 450 कर लेते हैं। 700 + 400 1100 हो गया। 1170 हो रहा है बच्चों ये, राइट। 1170 हमारा 170 ओवर 1000 है, तो 170 लोग। और एक मिनट, और प्लस x भी होना चाहिए। x + 170 लोग यहाँ पर लाइक करने चाहिए बच्चों। अब ऑब्वियसली 720 माइनस x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो नहीं होगा, एक नंबर ही होगा। और 450 माइनस x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x + 170 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब x पॉजिटिव होगा तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x + 170 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो M and M be the least and greatest number of people that must have liked both, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर x माना था बच्चों। तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि x की जो वैल्यू है वो क्या है। एक मिनट, मुझसे थोड़ी गलती हो गई बच्चों यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर x + 170 नहीं होगा, यहाँ पर x - 170 होगा। आप फिर से चेक कर सकते हैं। 720 + 450 1170 होता है, और ये चारों को ऐड करने से, एक मिनट, ये चारों को ऐड करने से हमें 1000 भी चाहिए था, राइट।
तो -170 करेंगे तब जाके आएगा। तो फिर इस वजह से एक x माइनस 170 और आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल रहा है कि x एक्सक्यूज मी x 450 से छोटा है, यहाँ हमें मिल रहा है x 720 से छोटा है, यहाँ हमें मिल रहा है कि x 170 से बड़ा है। तो फाइनली हमारी इनइक्वालिटी बच्चों ये बन रही है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 170 एंड x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 450, राइट। तो इससे हमारे पास x की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है बच्चों और x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि स्मॉल m हमारा बच्चों 170 है और कैपिटल M हम लोगों का 450 है। क्वेश्चन है कि कैपिटल M माइनस स्मॉल m की वैल्यू क्या है। तो 450 माइनस 170 आप कर देंगे और आपको 280 मिल जाएगा, मुझे लगता है, एक बार चेक कर सकते हैं आप। यस 280 जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर 280 हो जाएगा। तो ये तो एक अप्रोच बच्चों हो गई इस क्वेश्चन करने की। इस क्वेश्चन करने की एक और अप्रोच हम लोग देखते हैं। एक और अप्रोच हम लोग किसी भी दो सिस्टम के लिए एक जनरल रिजल्ट भी हम बना सकते हैं। उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जनरल रिजल्ट कैसे बनाते हैं देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है ना, तो आप ये मान के चलो कि A इंटरसेक्शन B में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो A और B में जिसके पास कम होंगे उससे भी कम या उसके बराबर हो सकते हैं। मतलब A और A इंटरसेक्शन B में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। सो इट इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। क्योंकि A इंटरसेक्शन B ये वाला एरिया है, तो जो A और B में छोटा सेट होगा उससे भी छोटा या उसके बराबर हो सकता है, राइट। और ये ग्रेटर किसके होगा, तो ग्रेटर ये होगा 0 से ग्रेटर तो होना ही चाहिए और ये इससे भी ग्रेटर होगा। अब इसका क्या मतलब होता है देखें जरा। तो ये तो ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि A इंटरसेक्शन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से कम तो होंगे नहीं, है ना। फिर आपको ये पता है कि A यूनियन B में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अच्छा, इसको लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B शुड बी लेस देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। A यूनियन B में जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा कभी भी, तो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो यहाँ से आप इसे इधर भेज दीजिए और इसे इधर भेज दीजिए, तो ये प्रूव हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज लेस देन और इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो A इंटरसेक्शन B इस वैल्यू से भी बड़ा होता है और A इंटरसेक्शन B 0 से भी बड़ा होता है। अब कोई चीज़ अगर दो लोगों से बड़ी है तो बेटर आंसर ये होगा कि जो उन दोनों में बड़ा है उससे बड़ा बोल दो उसे। मतलब अगर कोई x है जो कि 7 से बड़ा है और एक x वही x अगर मान लीजिए 5 से ही बड़ा है, तो इन दोनों बातों को लिखने से अच्छा क्या होगा कि आप बोलो कि भाई x 7 से बड़ा है, क्योंकि जब x 7 से बड़ा हो जाएगा तो 5 से तो छोटा नहीं हो पाएगा ना। कोई चीज़ अगर 7 से बड़ी है तो वो 5 से ऑटोमेटिकली बड़ी, क्योंकि 7 खुद 5 से बड़ा है। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि x 7 और 5 दोनों से बड़ा है तो दोनों में से जो बड़ा है उससे बड़ा आप उसे लिख सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जब A इंटरसेक्शन B इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है तो इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, मान लीजिए ये नेगेटिव हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाली वैल्यू नेगेटिव अगर हो जाएगी तो फिर हम लोग 0 ले लेंगे, नहीं तो जो ये आंसर आएगा वो ले लेंगे, जो भी बड़ा वो आंसर ले लेंगे। तो इस आइडिया से अगर आप करते तो भी ये क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आता। तो इस आइडिया से अगर हम लोग करें तो हमारे पास क्वेश्चन में रघुनंदन है और हर्ष है। सो हर्ष के अंदर 450 लाइक पीपल लाइक हर्ष और 720 लाइक रघुनंदन। तो ये हो गया
minimum of number of elements who like Raghunandan 720 and number of people who like Harsh 450. इन दोनों में जो छोटा है उससे छोटा होगा और ये किससे बड़ा होगा, मैक्स, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 720 प्लस 450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट बच्चों कितने था 1000. थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, एक आराम से आप समझ जाइएगा. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने क्रिएट करी थी पहले वो आ जाएगी. ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ सेट्स a माइनस b होल माइनस c, b माइनस c होल माइनस a, c माइनस a होल माइनस b एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कंटेन 10, 15 एंड 20 एंड 5 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन a डेल्टा b. सिमेट्रिक डिफरेंस बच्चों ये. तो ओके लेट्स स्टार्ट. थोड़ा यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी को बिल्डअप करना पड़ेगा. एक क्विकली आप लोगों को थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी ये वाली. तो मान लीजिए आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी सी जिनको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है. इनका वेन डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. मान लेते हैं कि एक्स ऐसे बच्चे हैं और या फिर यहाँ पे हम लोग टी मान लेते हैं इसको. वो लोगों को मान लेते हैं टी जो तीनों में लाई करते हैं, ए बी सी के अंदर लाई करते हैं. यहाँ पर एक्स, यहाँ पर y, यहाँ पे z लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c लिख देते हैं और यहाँ पर d लिख देते हैं. नंबर्स है a b c d आर नंबर्स विच रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर रीजन. अच्छा बच्चों, a जो है वो कौन सा रीजन होगा, तो a होगा आपका a प्लस एक्स प्लस z प्लस t. ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है. अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन आपकी ये बनेगी बच्चों. वैसे आप इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं बट ये इक्वेशन बनेगी ऐसे करके. और आप इंडिकेट भी कर सकते हैं कि ए सेट को में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एक्स आ रहा है, टी आ रहा है और जेड आ रहा है, राइट. और बी सेट में क्या आ रहा है, एक्स वाला रीजन आ रहा है, टी वाला रीजन आ रहा है, बी वाला रीजन आ रहा है और वाई वाला रीजन आ रहा है. तो यहां से हमको समझ आया कि a माइनस बी का मतलब क्या है. सॉरी, a माइनस बी बच्चों कौन सा एरियन, तो a में से आप b डिलीट कर दीजिए तो a माइनस बी आपका a और z होगा. ये थोड़ा ध्यान से करना है. ऐसे अगर प्लस में लिखेंगे आप तो क्या होगा बच्चे, a प्लस एक्स प्लस टी प्लस जेड में x प्लस टी प्लस बी प्लस वाई सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो माइनस में लिखने लग जाते हैं, राइट. तो वो नहीं होगा कि a टी तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स का a प्लस जेड माइनस बी माइनस वाई, ये नहीं होगा. ये सेट थ्योरी है. a माइनस बी सेट एक होगा, उसमें कितने एलिमेंट, उसमें जो कौन सा रीजन है, a वाला रीजन और z वाला रीजन. और c क्या है बच्चों, c है अपना z t y c. स्मॉल c है इसके अंदर, y है, z है और t है. तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो a माइनस बी माइनस सी जो है ब्रैकेट अगर a माइनस बी पर लगा दिया जाए तो az में आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो az में आपने z सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये a है. मतलब कि a माइनस बी होल माइनस सी इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है. a माइनस बी होल माइनस सी. लेट्स नॉट राइट इक्वल टू हियर, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ये सेट a वाला रीजन है यहाँ पे जो a है. तो सेम तरीके से अगर b माइनस सी होल माइनस a करा जाए बच्चों तो b माइनस b में से c हटा दो, पहले हटा दिया c b में c को. अब b और x बचा, इसमें से a हटा दो, a इसमें से a हटा दो, a हटा दो, ऐसे a वाला हटा दो पूरा तो सिर्फ b बचा. और c माइनस a, पहले आप देखो c माइनस a क्या है, ये पूरा c है देखो बच्चों. और c में आप a डिलीट कर दिया, या डिलीट कर दिया तो c और y बच रहा है. आपका फोकस c और y पे होना चाहिए, यहाँ पर है आप c और y पर. और ये है आपका c माइनस a और c माइनस a में से आप b वाला सेट और डिलीट कर रहे हो तो इन दोनों में जो b का पार्ट है b वो भी चला जाएगा तो सिर्फ स्मॉल c बचेगा बच्चों. और इस तरीके से यहां पहुंच गए हम. और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तो आप जानते ही हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज d. नो नॉट d, d नहीं होगा बच्चों, ये t हो जाएगा. t यहाँ कुछ मिट गया है, इसको फिर लिख दिया जाए, z है ये. तो वो कह रहे हैं कि 10, 15, 20 एंड 5 है. तो
ये 10 है, इस रीजन में 10 एलिमेंट्स हैं, इस रीजन में 15 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5 है। अब वो पूछ रहा है ए डेल्टा बी होल डेल्टा सी। तो ए डेल्टा बी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है ये। तो ए डेल्टा बी में क्या होता है, तो ए डेल्टा बी का मतलब ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो बेसिकली इसको आप लोग यहां से याद भी रख सकते हो अगर याद रखना है तो, कि इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अगर आप ए और बी सेट को देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं एक्स और टी, इन दोनों को छुपा लो तो जो बाकी बचा वो आंसर है आपका ए जेड बी वाई। तो ये है ए जेड बी और वाई, और इसका डेल्टा हमको सी से करना है। सी हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर से लिख लेते, चलो लिख लेते हैं सी वाई जेड टी। तो ए डेल्टा बी होल सेट का डेल्टा सी से अगर आप करते हो तो इन दोनों का आप यूनियन कर दो और उसमें से आप इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट डिलीट कर दो। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट बच्चों आप देख लो, जो अनकॉमन जो कॉमन रीजन है वो नहीं आएंगे आंसर में। मैं जरा एक काम करता हूँ, देखो z आपके पास दोनों में के पास है और y दोनों लोगों के पास है, तो ये आंसर में अब नहीं आ पाएगा आपके। तो ए डेल्टा बी होल डेल्टा सी किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ए बी सी और टी को, ए बी सी और टी को। और एग्जैक्टली वही हमको वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप मुझसे पूछ रहे हो ए डेल्टा बी होल डेल्टा सी का, तो मेरा आंसर बच्चों हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5, दैट इज 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 20 इज 40 एंड 40 प्लस 10 बच्चों 50। ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट वेन डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम को की बेसिक बातों को हाईलाइट करता हुआ क्वेश्चन। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 बच्चों, अपर्णा एंड अंशुला contested the election for the post of head girl of the school, for which the students of classes 10th, 11th and 12th voted. If 3/7 of the students voted for Aparna only, 3/7 for Anshula, 50 for both and 50 students did not use their votes. Find number of students who did vote for Aparna. Okay, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज पर धीरे धीरे। एक हम लोग सेट बना देते हैं अपर्णा के नाम से, लेट्स कॉल इट एस पी। एक हम बनाते हैं अंशुला के नाम से, लेट्स कॉल इट एस। ये कह रहे हैं कि अंशुला और अपर्णा ने इलेक्शन लड़ा एक पोस्ट के लिए हेड गर्ल की, जिसमें से 3 क्लास के बच्चों ने वोट दिया। हालांकि मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, बस बच्चों ने वोट दिया। मान लेते हैं कि x स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x थे। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बच्चों x कर देते हैं। तो ये कह रहा है इफ 3/7 ऑफ द स्टूडेंट्स वोटेड फॉर अपर्णा ओनली, अपर्णा ओनली, तो 3/7 टाइम्स x बच्चों ने सिर्फ अपर्णा को वोट दिया, मतलब उन्होंने अंशुला को वोट नहीं दिया। 3/7 ने अंशुला को भी वोट दिया एंड 50 फॉर बोथ एंड 50 स्टूडेंट्स डिड नॉट यूज देयर वोट्स। ऐसे करके 50 स्टूडेंट्स ने वोट दिया दोनों को और 50 ने वोट अपना नहीं दिया किसी को। ये हो गया बच्चों। तो अब इसमें हमको x निकालना है, तो x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 3/7 टाइम्स x प्लस 50 प्लस 3/7 टाइम्स x प्लस 50। तो ये कितना हो रहा है बच्चों, देखते हैं जरा। x/7, ये 6/7 हो जाएगा बच्चों। 3 + 3 6/7, ये है 7/7, तो इधर आ जाएगा ये और 1/7 बचेगा और ये 100 हो गया है। तो मुझे लगता है कि x की जो वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 700 है। अब इसके आगे आप
कुछ भी पूछ सकते थे। इन्होंने पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वोट फॉर अपर्णा। अपर्णा को वोट नहीं करा वो कौन लोग हैं? अपर्णा को वोट नहीं करने वाले लोग पी कॉम्प्लीमेंट में अंदर आएंगे, और वो कौन है? तो एक तो वो ये लोग हैं 3/7x वाले, 3x/7 लोग हैं जो कि अपर्णा को वोट नहीं दिए थे, और ये 50 वो लोग तो किसी को वोट नहीं दिए थे वाले, राइट। तो 3x/7 बच्चों 300 हो जाएगा, और 50 के साथ ये 350 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें लोग अब कुछ भी पूछ सकते हैं, कितने लोगों ने अपर्णा को वोट दिया, कितने लोगों ने अंशुला को वोट दिया, कितने लोगों ने अपर्णा को वोट नहीं दिया, अंशुला को वोट नहीं दिया, इस तरह से कुछ भी आप पूछ सकते हैं, सारे आंसर आ जाएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आ ही चुकी है। एक्स आप यहाँ रख देंगे 300, 350 और 50, टोटल हो जाएगा 700। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम पर बेस है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर एक सेट है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं बच्चों, और ए डेल्टा बी में 8 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेन डायग्राम। आइए हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से। तो ए यहाँ रख देते हैं बच्चों, बी यहाँ रख देते हैं, पी क्यू आर एस हम मान लेते हैं। तो 14 जो है एक लिख लेते हैं पहले। ए क्या है? पी और क्यू वाला जो रीजन है वो ए है, बी जो है वो क्यू और आर वाला रीजन है, और यस तो ए यूनियन बी बार, ए बार कौन है? तो ए बार मतलब ए के बाहर जाना है, आर और एस है, देख लो अच्छे से, और बी बार क्या है? जो बी के बाहर हो, तो बी के बाहर बच्चों पी और एस है, पी एंड एस। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बच्चों, पी क्यू और एस। तो पी प्लस क्यू प्लस एस, देख रहे हैं आप लोग अच्छे से, इज 14, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ये हो गया इन दोनों का यूनियन, ये है क्यू आर एस। तो क्यू प्लस आर प्लस एस ये बच्चों 18 है, और ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये होता है पी प्लस आर, है ना। ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को डिलीट कर देते हैं, तो ये क्या है बच्चों? पी प्लस आर है, आप देख लीजिए अच्छे से, और ये 8 है। और पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्यू है, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से बाहर, इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए से बाहर एंड बी से बाहर, ये हो जाएगा एस। क्यू प्लस एस निकालना है बच्चों हम लोगों को। कैसे हो सकता है ये? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2Q आ रहा है, 2S आ रहा है, P आ रहा है, R आ रहा है, 20, 32 आ रहा है यहाँ पे। तो P प्लस R आपको पता है 8, तो Q प्लस R हो जाएगा 32 माइनस 8 बच्चों बाई 2। तो 12, 32 माइनस 8 इज 24, and 24 by 2 is 12। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात और कि जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 4 हैं और आप पी क्यू आर एस निकालने लगते हैं, तो वो निकलेगा नहीं। कारण ये कि 4 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन है। तो बेसिकली हमको इन 3 इक्वेशन के में इस डेटा को सेटअप करना है, ताकि विदाउट फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस वी आर एबल टू फाइंड आउट द एंटायर क्वेश्चन। आप ये जरूर कर सकते हो कि आप सोचो कि भाई मैं चूंकि मेरे पास 3 ही इक्वेशन है और मेरे पास 4 वेरिएबल है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 3 वेरिएबल्स की वैल्यू चौथे के टर्म्स में निकाल लेता हूँ। लेट मी फाइंड पी क्यू एंड आर ऑल इन टर्म्स ऑफ एस, एंड देन आई कैन पुट इट हियर। यू कैन डू दैट, बट अननेसेसरी टाइम वेस्ट आपका होगा। आप यहाँ देख रहे हैं क्यू प्लस एस, जैसे आपको समझ में आया कि क्यू प्लस एस निकालना है, और यहाँ पर आपने देखा कि क्यू दोनों में आ रहा है, एस दोनों में आ रहा है, पी और आर बच रहा है, और पी और आर का सम को पहले से दिया हुआ है, तो ये काइंड ऑफ फिट्स, एवरीथिंग फिट्स इन टुगेदर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट है कि अगर ए यूनियन बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में 20 एलिमेंट्स हैं,
ओके एंड 15 है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? अब यहाँ पे आपके पास दो ही इक्वेशन है और आपको ये सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली अगर आप दो सेट बनाते हैं, राइट बच्चों, तो दो सेट बनाने पर क्या होता है कि चार रीजन क्रिएट होते हैं, P, Q, R, S। अब A यूनियन B, पहले मैं A लिख दूं, क्या है? A है अपना PQ, B इज Q एंड R, तो Q बच्चों ये पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और A कॉम्प्लीमेंट हमारा RS है और B कॉम्प्लीमेंट हमारा PS है। तो A यूनियन B, 20 क्या है मतलब मेरा, बेसिकली मेरा मतलब ये कि 20 कौन है, तो A यूनियन B है, A यूनियन B है बच्चों P, Q और R। इसमें से हमें A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट डिलीट करना है। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता हो तो ये A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो A इंटरसेक्शन B के अलावा जो बचता है वो आता है PRS। लेकिन आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे एक और इजियर डायरेक्ट टेक्निक ये है कि A कॉम्प्लीमेंट ये लिख दिया आपने, B कॉम्प्लीमेंट आपने लिख दिया है, इन दोनों का आप यूनियन कर दीजिए, RS और PS का आप यूनियन करेंगे तो RSP आपका आ जाएगा। A यूनियन B में A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है कि इसमें आपने प्लस करके माइनस कर दिया, सेट थ्योरी वाला सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें से आपको ये वाला पार्ट डिलीट करना है, तो जो जो कॉमन है वो हटा दिए, P और R। तो 20 बच्चों कौन सा रीजन है? Q, देख लीजिए एक बार और, 20 इज Q। सिमिलरली A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, अब यहां थोड़ा मुझे लिखना ही पड़ जाएगा, इक्वल टू लगाना सही नहीं होगा, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आप लिख दें, A और B कॉम्प्लीमेंट है, इनको आप यूनियन कर दीजिए, PQ और S। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, A कॉम्प्लीमेंट ये है, B ये है, QSR है बच्चों, ये देख लीजिए अच्छे से, QSR। तो 15 जो है वो है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो PQS में अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Q कट जाएगा, S कट जाएगा, लेकिन P माइनस R नहीं आएगा, ये P आएगा, राइट बच्चों। तो P वाला जो एरिया है वहां पे 15 एलिमेंट है, तो P वाले में 15 एलिमेंट है और Q वाले में 20 एलिमेंट्स हैं। तो A में पूछा गया है टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो A में बच्चों 20 प्लस 15 यानी कि 35 एलिमेंट्स हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा है और वेन डायग्राम को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, कितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में 40 एलिमेंट्स हैं, A में 24 एलिमेंट्स हैं, B में 20 एलिमेंट्स हैं, फाइंड द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड n ऑफ A यूनियन B। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले भी किया था, फिर से एक हम कर लेते हैं, इसमें यूनियन भी आ गया एक्चुअली। तो इसका मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूं आपको, आपने फिर से रिमाइंड कर देता हूं, इट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू, ये हमने लिखा था, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ, अगर कोई चीज दो चीजों से बड़ी है तो जो उनमें से बड़ी है उससे भी बड़ी उसको होना पड़ेगा, ये वाला बात। और अगर आप यूनियन के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहां पर भी एक फॉर्मूला अपना बना सकते हैं कि देखिए यूनियन के अंदर कम से कम, कितने एलिमेंट होंगे, तो A और B में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है एट मैक्स A यूनियन B, राइट। तो A यूनियन B दोनों को कंटेन करना चाहिए, A को भी और B को भी, तो इससे बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा, तो छोटा ऑब्वियसली U से तो छोटा होना ही पड़ेगा उसको, है ना, यूनिवर्सल सेट से बड़ा तो कोई सेट होगा नहीं, तो U से छोटा होता है, और किससे छोटा होता है, तो ये इससे भी छोटा होता है। अब कोई चीज अगर दोनों से छोटी है तो वो उन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटी होगी। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लेते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ये रिजल्ट आता है, आई होप सबको पता है किस रिजल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब आप ये बोलो
कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें 0 से कम तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाय द वे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सो ये प्रूव हो गया इससे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इससे बच्चों ये प्रूव हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू दिस। ऑब्वियसली इससे छोटा है, दोनों से छोटा है, तो जो इन दोनों में छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। ऐसे मतलब कोई x अगर है जो कि 3 से भी छोटा है और कोई x अगर वही वाला x अगर 5 से भी छोटा है, तो x लेस देन 5 बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 भी तो 5 छोटा है। तो x अगर 3 और 5 दोनों छोटा है तो आप इन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा कर सकते हो उसको, ये वाली बात। तो अब इन दोनों का यूज करके आप a इंटरसेक्शन b की रेंज आप निकाल सकते हो क्या हो सकती है, और a यूनियन b की आप रेंज निकाल सकते हो, राइट। तो a इंटरसेक्शन b की जो रेंज अगर लिखी जाएगी वो क्या होगी, तो 24 और 20 में छोटा क्या है यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 20 छोटा है और na प्लस nb माइनस nu, 24 और 20 होता है 44, 44 माइनस 44 होता है, तो ये 4 से लेकर के 20 के बीच में हो सकता है कोई एक नंबर। और इसी प्रकार से a यूनियन b की अगर बात करी जाए तो 24 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, इन दोनों में जो बड़ा है उससे तो बड़ा होगा ही, दोनों को कंटेन करता है तो 24 से बड़ा होगा ये वाला मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड लेस देन इक्वल टू NU मतलब 40 या ये 44, तो 40 से भी छोटा होगा 44 से भी छोटा होगा, तो 40 से छोटा बोलना ज़्यादा बेटर है क्योंकि 40 खुद 44 से छोटा है, राइट। तो ये आपके पास एक सर्टेन रेंज आ गई ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की रेंज आ गई। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में क्वेश्चन है, आराम से इसको करते हैं। इफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका सम 200 है, 124, लेट्स जस्ट यूज डेटा। वेन डायग्राम अगर आपको आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन देखने में बच्चों को बहुत डरावना लगता है। ए और बी, पी क्यू आर और एस, तो बच्चों 200 क्या है, एक तो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी कितना है बच्चों, पी प्लस क्यू प्लस आर, और ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है वो है एस, तो ये पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस ही है बेसिकली। 124 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर मतलब आर प्लस एस, और 95 इज रिप्रेजेंटिंग बी कॉम्प्लीमेंट, बी के बाहर पी प्लस एस, और ये पूछ रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ओके, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग वेरिएबल सेटअप कर लेते हैं, नहीं तो ये तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे करके करने में। तो देखो इसे बैठा देते हैं, 1 मिनट, कहीं पे वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की रेंज ये लोग पूछ रहे हैं, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b की रेंज पूछ रहे हैं, कहीं एक जगह हमको कुछ तो मानना पड़ेगा। इसे अगर हम लोग x मान लें तो b कॉम्प्लीमेंट में 95 लोग हैं, तो b कॉम्प्लीमेंट यानी इसके बाहर 95 होना चाहिए, तो यहाँ अगर x है तो बच्चों यहाँ पर 95 माइनस x हो जाना चाहिए, राइट। और a कॉम्प्लीमेंट के अंदर अपन को चाहिए 124, तो ये a है, इसके बाहर a के बाहर 124 चाहिए, तो यहाँ प्लस यहाँ मिला के 124 होना चाहिए। तो x तो ले ही दें इसको, और प्लस में कुछ देना पड़ेगा ताकि 124 आ सके बच्चों। 124 95 में 5 जोड़ दो तो 100 हो गया, और 24 और जोड़ दो तो 5 और 24 29। एक बार चेक कर लो, दिस प्लस दिस इज हाउ मच, x से x कट जाएगा, 29 और 94
5 मिलके बच्चों बन जाएगा ये 124। 124 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देखा अभी अभी कि 200 है, तो 200 कर दो बच्चों जरा। ये 124 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस एक्स और माइनस एक्स का एडजस्टमेंट मैं कर ही दे रहा हूँ, माइनस एक्स कर दूंगा तो एक्स अपने आप एडजस्टेड है। 200 में 124 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहले 100 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 100 आता है, फिर 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 80 आ जाता है, और फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच्चों 76 आ जाता है। ये हो गया। तो यहां से हम लोगों को ये समझ आता है कि अब x के बारे में ये हम बोल सकते हैं कि x 76 से तो छोटा होगा, और x 95 से भी छोटा होगा क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और 0 से x बच्चों बड़ा होगा। तो x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए और -29 से बड़ा भी होना चाहिए, बट वो वहां से ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कोई भी रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम। अब हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की रेंज बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए के अंदर और बी के बाहर ये एक्स ही है बच्चों। तो ये एक्स ही है, तो इसकी रेंज तो आ चुकी है 0 से लेकर 76 तक। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की रेंज वो हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बाय द वे 124 है, और उसमें आप बी ऐड, ओके वेट अ मिनट, आराम से करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कौन सा एरिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है x + 29 और ये, और इसमें हमको b और ऐड कर देना है, तो ये b और a कॉम्प्लीमेंट ये है ना। तो 76 माइनस x, ये प्लस ये 124 ऑलरेडी था तो हम लोगों ने वही लिख दिया है, प्लस 76 माइनस x, या फिर इसके अलावा तो आप इसको सीधे लिख सकते हो कि ये 200 माइनस x भी है। तो अगर आपको x की रेंज पता है -0 से लेकर 76 है, तो 200 माइनस x की रेंज भी आप निकाल ही सकते हो कि 200 से छोटा होगा, और 76 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 124 से बड़ा होगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की रेंज आ गई। इनफैक्ट किसी भी चीज़, कोई भी आप सेट इफ डिफाइन कर दीजिए और उसकी रेंज पूछ लीजिए, हर एक क्वेश्चन इस तरीके से डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन करते हैं। b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए में 1 है एलिमेंट्स, और ओके काफ़ी कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। c माइनस ए माइनस बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी माइनस सी में 3 एलिमेंट्स हैं, और b माइनस ए माइनस सी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले बार करा था, अब हम उसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी इस तरह का हो रखा है। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी क्या होता है, एक मिनट से मिटा दे। ये तो a माइनस बी जो बच्चों होता है, उसको अगर आप लिखना चाहते हैं सेट्स में, तो ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। तो a माइनस बी माइनस सी क्या होता होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो फिर ये हो जाता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। तो जो 1 है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये है बच्चों। तो ऐसा एरिया जो b के अंदर लाई करता है, c के अंदर लाई करता है, a से बाहर लाई करता है। b और c दोनों के अंदर लाई करने वाला ये एरिया है, लेकिन उसमें से ये वाला एरिया a के अंदर लाई करता है, तो मैं 1 यहां लिख दूंगा सेफली। दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटिंग b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब 2 जो है वो है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। देखो बच्चों माइनस बोल रहा हूँ, लिख में कॉम्प्लीमेंट में रहा हूँ, तो c के अंदर होना चाहिए और a और b से बाहर होना चाहिए। a और b दोनों से बाहर होना चाहिए, लेकिन c के अंदर होना चाहिए, यहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ 2 आ रहा है बच्चों। और a कॉम्प्लीमेंट 3 कौन है, 3 है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b माइनस सी इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट माइनस सी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ
सी कॉम्प्लीमेंट, तो 3 मुझे लगता है बच्चों ये वाला एरिया हो गया, आउटसाइड ए आउटसाइड बी आउटसाइड सी, और बी माइनस ए माइनस सी 4 जो है वो है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी वाले सेट के अंदर रहना है लेकिन ए और सी से बाहर जाना है। 4 और बेसिकली ये 1 + 2 + 3 + 4 क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बच्चों, देखो 1 + 2 + 3 + 4 ही ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज होगी हमारी